Hello everyone. A uniform circular motion is the next topic in this circular motion. Circular motion से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट आपने लास्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में लर्न किया है. सो क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ कि जब कोई पार्टिकल एक सर्कल पे चल रहा हो तो इस तरह से आप एक सर्कल बना सकते हो और पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है. सो पार्टिकल यहाँ से लेट से स्टार्ट करता है, इसको आप अपना रेफरेंस एक्सिस पकड़ते हो और किसी भी टाइम पर लेट से ये इस लोकेशन पे पाया गया. सो इसकी जो वेलोसिटी आती है दैट यू गोट टू नो की वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, उसका प्रूफ भी आपने लर्न कर लिया. और ये एंगुलर पैरामीटर में डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये इसकी रेडियस होगी और एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट हम लोग बात कर चुके हैं उनकी डायरेक्शन को लेकर के. अब हमको लिस्ट करें सो कुछ इस तरह से रिलेशंस अपने पता किए थे. एक तो ये कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था. दूसरा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को लिंक करता है. नेक्स्ट v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये जनरल एक्सप्रेशन था. देन आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट कि पोजीशंस के टर्म में, आर के टर्म में एंड वी के टर्म में. सो अगर हम आर को लिखना चाहें तो आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं आर कैप, और आर कैप का जो फार्मूला बनता है वो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. ये सब आपका रिवीजन चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ. और अगर आप वेलोसिटी को लिखना चाहते हो तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो आर ओमेगा थीटा कैप, जहाँ पर थीटा कैप आई कैप जे कैप से कैसे लिंक होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. इस पिक्चर के साथ इन इन्फॉर्मेशन को हमको याद रखना होता है. सो ये पोजीशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया एट एनी इंस्टेंट. फिर आपने एक एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी. एक्सेलरेशन केम आउट टू बी इन जनरल फॉर्मेट एज ए सी माइनस आर कैप प्लस ए टी टेंजेंशियल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप. फिर आपको ये भी पता था कि जहाँ पर ये ए सी का मतलब क्या है, ए सी का मतलब आर ओमेगा स्क्वायर है, जिसको हम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं और जिसको हम वी इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो. और ए टी की जो वैल्यू है उसको हम आर अल्फ़ा लिखते हैं, आर अल्फ़ा. एंड टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. ये सारा कुछ आपने लास्ट लेक्चर में लर्न किया. मोर ओवर आपने ये भी देखा कि इस एक्सेलरेशन को जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में जाता है कहीं पर. ये एक्सेलरेशन है जिसमें एक ए सी और ए टी के कंपोनेंट रहते हैं. सो दिस इज़ फाइनली डिस्प्लेइंग एवरीथिंग. दैट मीन्स दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. आर वेक्टर, अगर आपको आर वेक्टर बनाना है तो ये आर वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया. तो ऑल द थ्री पैरामीटर्स जो कि लीनियर पैरामीटर्स हैं वहाँ पर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. राइट, इसके अंदर जब पार्टिकल ये चलता है तो एक्सेलरेशन बदलेगा अपनी डायरेक्शन, वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलेगा, पोजीशन भी अपनी डायरेक्शन बदलता है. और ये इन जनरल था. अब इसका एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी, उसको फॉलो करेंगे. अच्छा, इसमें एक वैल्यू एडिशन कर देते हैं. एक और पॉइंट रहेगा जो आप इससे लिंक कर सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया था v का एक्सप्रेशन, v इज स्पीड. तो बेसिकली अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड. अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d अपॉन डी स्पीड, d अपॉन, या इसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कहेंगे तब भी चलेगा, d अपॉन डी टी ऑफ स्पीड इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट रहता, बाहर आएगा d ओमेगा बाई डी टी. अच्छा, डी स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी एक एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो टोटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. तो दिस बिकम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं ए टी होता है. सो अगर इसको हम ए टी से लिखेंगे सो दिस विल कन्वर्ट एज ए टी इज इक्वल टू आर और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा. दैट मीन्स यू विल गेट दैट इक्वेशन जो आपको पहले भी मिल चुकी है, उसी इक्वेशन का प्रूफ यहाँ से भी कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज़ करके. किसका, ए टी, दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो यहाँ से आपको क्या पॉइंट पता चलता है, तो एक एडिशनल पॉइंट ये पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो कई बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. अगर स्पीड वर्ड नहीं यूज़ करेगा तो क्या यूज़ करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन होता है जो कि टोटल एक्सेलरेशन को बात करता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड वो टोटल एक्सेलरेशन होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. So rate of change of speed or magnitude of velocity is
tangential acceleration. So that is important point, and that says AT is equal to R alpha. So this is entire summary of any circular motion. Now we will focus on uniform circular motion. So we can define uniform circular motion as a circular motion. Let me write over here in short. Uniform circular motion is a circular motion in which speed of the particle remains constant. So अगर ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, या फिर शॉर्ट में यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो स्पीड का कांस्टेंट होना ज़रूरी है ना. अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस आने वाले हैं उनको लिस्ट कर लेते हैं. तो अपने को पता चला v कांस्टेंट हो गया ना. अगर v कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. सो v कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कैन वी से कि dv/dt की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है. इससे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि ये AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो. सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन आएगी? v को कांस्टेंट होना, जो गारंटी करेगा dv/dt ज़ीरो हो जाएगा, जो ये भी गारंटी करेगा. और ये बोथ वेज ट्रू होगा. बोथ वेज ट्रू होने का मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो स्पीड कांस्टेंट होगी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और अदरवाइज भी ट्रू हो जाएगा. तो एक तो ये पॉइंट निकल गया था. दूसरा, सिंस अपने को ये भी पता होता है कि r ओमेगा की वैल्यू v होती है, r तो कांस्टेंट रहता है. अगर v कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है. ओमेगा इज कांस्टेंट. और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि d⍵/dt का वैल्यू क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए. जिसका फर्दर मतलब क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए. सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना, एंगुलर एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना, ओमेगा की वैल्यू को कांस्टेंट होना, v की वैल्यू को कांस्टेंट होना, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है और सभी की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है. ना अगर आपको अल्फ़ा ज़ीरो हो मिल गया, AT ज़ीरो मिल गया, तो अल्फ़ा कांस्टेंट हो गया, इस अल्फ़ा ज़ीरो हो गया, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. और AT भी ज़ीरो हो गया तो टोटल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? सिंस आपको ये भी पता है कि जो टोटल एक्सेलरेशन हुआ करता था उसकी वैल्यू आती है r⍵² माइनस r कैप प्लस AT, और r अल्फ़ा भी आप लिख सकते हैं अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं तो r अल्फ़ा थीटा गैप, इज़न्ट इट? अच्छा, अल्फ़ा ज़ीरो हो गया. अल्फ़ा ज़ीरो होने की वजह से ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा. सो दिस विल बिकम ज़ीरो, विच विल मेक दिस द टोटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू r⍵². दैट मीन्स AC. सो केवल एक ही कंपोनेंट एक्सेलरेशन का रहेगा जो कि सेंट्रल की डायरेक्शन में होगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. So this is going to be only centripetal acceleration or radial acceleration, or you can call it as a normal acceleration. So centripetal acceleration will be there and tangential will not be there. तो इससे एक पॉइंट पता चला कि टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? r⍵² हो जाएगा, और जिसको आप क्या लिख सकते हो? v²/r लिख सकते हो. ये AC के बराबर आ गया. तो ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? जनरल केस आपको पता है, उसमें बस एक कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं. उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो भी रूल्स आ रहे हैं उनको हम याद रख ले रहे हैं, राइट. अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. जैसे कि आपसे पूछेगा कि वेरियस चीज़ों में क्या रिलेशन है. फॉर इंस्टेंस, जैसे आपसे पूछता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है तो A और V का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? तो क्या हम बता सकते हैं व्हाट इज़ दिस वैल्यू A.V? कैन वी से ये गारंटीड ज़ीरो आने वाली है. क्यों ज़ीरो आने वाली है? क्योंकि v किस डायरेक्शन में रहता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में. और a किसके डायरेक्शन में है? रेडियल डायरेक्शन में. तो आप पाओगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा. बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है एक्सीलरेशन टोटल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और बोथ वेज ट्रू है. सो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो परपेंडिकुलर, इसको हम वेक्टर से लिंक कर सकते हैं, राइट. अगर इस एक्सेलरेशन के साथ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा. फोर्स हो जाएगा तो फोर्स और डॉट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. इसका मतलब पावर डिसिपेशन ज़ीरो हो जाएगा. और
केवल सेंट्रल फोर्स है, रेडियल फोर्स है, उसके बारे में हम लोग उसको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा भी ज़रूरत पड़ेगी उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपसे ये पूछेगा स्पीड के बारे में, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और ये टर्म्स को आपको समझना है। स्पीड कैसा रहता है, कांस्टेंट या वेरिएबल? तो हम बोलेंगे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, और स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्पीड कांस्टेंट होता है। किसके बारे में बात चल रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर आपसे बोलेगा कि वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या वेरिएबल होता है? तो अपना क्या आंसर जाएगा? ये वेरिएबल होता है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। फिर इसके दो पार्ट बोलेगा कि व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, सो कैन वी से कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? यस। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स चेंज और वेरिएबल, सो दैट इज अ वेरिएबल। इसका मतलब जो वेलोसिटी वेरिएबल है वो अपनी डायरेक्शन की वजह से है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। फिर आपसे एक्सेलरेशन के बारे में बात करेगा। एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आर ओमेगा आती है। आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, या वी स्क्वायर बाई आर आएगा, वहाँ से भी कांस्टेंट आएगा। लेकिन ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन आप देखोगे टूवर्ड सेंटर होता है। जब पार्टिकल चलेगा तो डायरेक्शन बदलेगी। अगर इसको मैं प्लॉट करके दिखाऊँ तो आप इस तरह समझोगे कि अगर आपका पार्टिकल किसी लोकेशन पी पर है, इस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दे आर परपेंडिकुलर, इजंट इट? जब आपका पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बिकम अगेन टूवर्ड द सेंटर। सो इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदलती है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन बदलती है। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल, नॉट अ कांस्टेंट, राइट? फिर आपसे बोलेगा कि ये जो एक्सेलरेशन है उसके दोनों के बारे में बात करेगा कि मैग्नीट्यूड के बारे में बताइए, क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है? आप बोलोगे यस, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड में आर ओमेगा स्क्वायर आता है या फिर वी स्क्वायर बाई आर आता है, जो कि दोनों कांस्टेंट रहेंगे। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? यू से डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज वेरिएबल। सो आपसे ये पूछ सकता है व्हाट अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल है, ओवरऑल वेरिएबल है, तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो नहीं होगा। फिर और भी क्वांटिटीज़ को लिंक करने की कोशिश की जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी। आपसे बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या फिर मूव चेंज करेगी जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आप जानते हो हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो यहाँ पर वेलोसिटी आ रहा है और वेलोसिटी कैसा है? वेरिएबल है। तो आपको ऐसा लग सकता है काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा, बट आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि ये वेलोसिटी जो वेरिएबल है वो किसकी वजह से? वो डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं। और आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मिल रहा है और यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड यूज़ करते हो। आपको याद होगा कि हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा था, हाफ एम मॉड ऑफ वी का स्क्वायर। सो इट्स यूजिंग मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, वो आप जानते हो। इसका मतलब है जब कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी remains constant whenever there is a uniform circular motion, even though the velocity is changing. But this is because velocity change is due to the direction, not because of the magnitude. Okay. जब आपको पता चला काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने यहाँ पे लगा लिया होता, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या यहाँ से एक बात क्लेम कर सकते कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन द सर्कल हैज टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सो कैन वी से कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। तो जब कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो जितने भी फोर्स पार्टिकल पर वर्क करेंगे, नो मैटर कंप्लीट सर्कल करता है, हाफ सर्कल करता है, कोई भी पोर्शन कंप्लीट करता है, आप पाओगे कि उसका टोटल वर्क डन जीरो आएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी होगा जिसके बारे में ये लिंक करने की कोशिश करेंगे, लीनियर मोमेंटम। हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सो व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि क्या लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरी करेगा।
सो आप लीनियर मोमेंटम को कई तरह से लिंक कर सकते हो, जैसे पी की वैल्यू के बारे में बात करो तो एम वी लिख सकते हो, और या फिर √2 टाइम्स एम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। नो आपको क्या होगा कि यहाँ पर ये सारा डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी लूज अटेंशन दिया तो आप गलत आंसर दे सकते हो। जैसे कि अगर आपने ये फार्मूला यूज़ किया तो आपको लगेगा 2 कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है कि पी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, और फिर अगर आपने ये यूज़ किया तो आपको लगेगा कि ये मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी वेरी करती है, तो ये वेरिएबल होगा। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए, और फिर अलग अलग आंसर क्यों। तो आप बोलोगे कोई अलग अलग आंसर नहीं है, ये सब एक ही कहानी बता रहा है। जब हम इस तरह से लिख रहे हैं हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दिस इज सेइंग सिंपली द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सेम वैल्यू आता है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बट पी का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी डिसाइड करती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन होता है। सिंस वेलोसिटी चेंज कर रहा होता है इसलिए लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा। तो अब अपने को फाइनली क्या आंसर देना होगा, क्या हम यहाँ से फाइनली कुछ ऐसे आंसर दे सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स वेरिएबल और इज वेरिएबल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये एक वेरिएबल है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि क्या दोनों ये वेरिएबलनेस किस वजह से आ रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। सो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, आप बोलोगे डायरेक्शन चेंज करता है, वेरी करता है, ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है क्योंकि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, हैंस लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन बदलती है। सो जनरली ये जो पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, वो टेस्ट करके पूछता है कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कौन सी वेरिएबल होगी। अगर कांस्टेंट है तो किस वजह से, डायरेक्शन से या मैग्नीट्यूड से, वो बताने को अपने को तो यहाँ से बताया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को एफ से इंडिकेट कर सकते हैं। कई बार इस तरह का एक लेटर यूज़ किया जाता है जिसको न्यू पढ़ा जाता है, तो एफ या न्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ फॉर टाइम पीरियड। ओके, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल आपका यहाँ पर पाया जाता है पी पॉइंट पर, तो अपने को पता है कि ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से शो कर देते हैं। इसका मतलब है ये आउटवर्ड आ रहा है। ये आउटवर्ड हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आउटवर्ड आएगा। इसको हम राइट हैंड रूल से भी यूज़ करते हैं डायरेक्शन को। राइट हैंड को आपको इस तरह से यूज़ करना होगा कि राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड को ही पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, उसकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी कर्ल हो रही है। तो जिस तरह से कर्ल हो रहा है उस तरह से उसको कर्ल करेंगे। थंब आपको बताएगा इसकी डायरेक्शन किधर है। तो राइट हैंड से आप जब कर्ल करोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो थंब अप साइड आएगा, और क्लॉकवाइज सेंस में अगर कर्ल करोगे तो थंब डाउन साइड जाएगा। सो राइट हैंड को यूज़ करके भी हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, और जो हमने रूल बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से पता करेंगे। अगर ओमेगा ऐसा चल रहा है इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं और कॉमन सेंस से। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। उसके लिए पहले आप इसको आर वेक्टर पकड़ोगे और ओमेगा आपको पता है, वी आर पता है, तो वी की डायरेक्शन आपको पता चल जाती है। एनीवे, सो माय पॉइंट इज कि इस तरह से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ जस्टिफाई कर सकते हो कि जो आप कर रहे हो क्या चल रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको अंदर स्पीड कांस्टेंट है, तो वी की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। ये वी है, नॉट न्यू, तो वी को हम वी जैसा बना देते हैं, ये वी है। सो वेलोसिटी और ये स्पीड है बेसिकली, अगर मैं ब्रैकेट पे लिखता हूँ स्पीड, ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिंस ये कांस्टेंट है तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट द टाइम पीरियड इज। सो अगर एक लाइन में बात करना चाहें तो टाइम पीरियड इज बेसिकली, लेट मी राइट ओवर हियर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, ये टाइम है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम होता है। और कौन सा टाइम होता है, ये वो टाइम है जिस टाइम में ये कंप्लीट राउंड करेगा कोई पार्टिकल इन अ सर्कल। So it is time taken by a particle to complete one round in a circle, in a circular path. So अगर सर्कल की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट राउंड करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और यहाँ से आप ऑब्वियसली इसकी वैल्यू पता कर सकते हो,
अगर हमको एक टाइम पीरियड टी निकालना है तो एक कंप्लीट राउंड करने में कितना डिस्टेंस चलेगा वो हम पता कर सकते हैं, और किस स्पीड से चल रहा है वो पता कर सकते हैं, राइट. सो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स 2 पाई आर, हाउ मच स्पीड इट फॉलोज वी. सो टी की जो वैल्यू आती है वो 2 पाई आर बाई वी के बराबर हो जाती है, वी के बराबर हो जाती है. अच्छा, अपने पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहाँ से अगर r बाई वी आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये 1 बाई ओमेगा आ जाता है. इसका मतलब है t की जो वैल्यू आती है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए, आप इसको याद रख सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. और कई बार लोग इसको इस तरह से भी याद रख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिखाया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर में, बोर्ड एग्जाम में, लाइक प्रूव दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. सो यू जस्ट मेक दिस एंड क्लेम दैट इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये हमारा प्रूव हो जाता है, राइट. इसके बाद एक टर्म आएगा फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से इंडिकेट करेंगे और डिनोट करेंगे, न्यू भी यूज़ किया जा सकता है. What is the frequency? Frequency is basically the number of total oscillations, or oscillation नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, number of total rounds or revolutions in one second. So it is total number of rounds or revolutions per second. दैट मीन्स एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने सर्कुलर राउंड कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और इसकी जो वैल्यू आती है 1/t आती है. सो इसका मतलब है अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/t टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है. और जिसको अगर हम 1/t को f से रिप्लेस कर सकते हैं तो ओमेगा का एक और एक्सप्रेशन आ जाता है 2 पाई f. सो ये एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट, दीज ऑल एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली आप इसको याद रख सकते हो और इसको याद रख सकते हो. ये दोनों फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने में हेल्प करेंगे एज लॉन्ग एज यू नो द एंगुलर वेलोसिटी. नाउ ये जो एंगुलर वेलोसिटी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है. इसका मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब पार्टिकल सर्कल पे चलेगा तो हर सेम टाइम इंटरवल के बाद वहीं पर आएगा जहाँ पर ये था. दैट मीन्स हर टाइम सेम टाइम इंटरवल के बाद ये कंप्लीट राउंड पूरा कर रहा होगा. सो एक राउंड पूरा करने में उसका टाइम कांस्टेंट रहता है, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं. ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों ने प्रूव किया. नाउ लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल ऑन दिस सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो इट सेज अ पार्टिकल इज मूविंग, और इट सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. जैसे उसने कांस्टेंट स्पीड कहा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया. फाइंड द फॉलोइंग्स इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन. सो रेडियस भी आपको दे रखी है. फॉलोइंग्स में मैं यहाँ पे लिखते जाता, आपको आंसर दे देना है. सो फर्स्ट अगर आपसे पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी, सबको लीनियर वेलोसिटी दे दिया है और आपसे एंगुलर वेलोसिटी की डिमांड करते हैं. सो कैन यू फाइंड दैट? फिर आपको कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. दैट्स ट्रू. सो ओमेगा की वैल्यू v/r आ जाएगी. v कितना की दिया गया? 10. r की वैल्यू कितना है? 2. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 रेडियन पर सेकेंड. यूनिट का भी ख्याल रखेंगे, इजंट इट? सेकेंड अगर आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, सो हाउ टू गेट एक्सेलरेशन? सिंस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये हमको पता चल चुका है यूनिफॉर्म. और आप ऐसा लिख सकते हो, सिंस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है? v²/r के इक्वल होती है. सो v की वैल्यू आपको 10 पता है, उसका स्क्वायर कर दोगे. r की वैल्यू 2 नोन है, इसका आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2. दैट इज हाउ मच? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? डायरेक्शन के बारे में बोलेंगे टूवर्ड्स सेंटर, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ रहता है. सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं. फिर और भी पैरामीटर जितने भी आपने पढ़े सारे पूछे जा सकते हैं. जैसे आपसे पूछ सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो कैन वी क्लेम कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 80 जो होता है वो 0 आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होता है. मोर ओवर अल्फा की वैल्यू पूछेगा तो भी आप 0 बोल देंगे. और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से दे सकते हैं.
अगर AC के बारे में पूछेगा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बताइए, तो जो आपने निकाला है टोटल एक्सीलरेशन यही सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि लेट से टाइम पीरियड बताइए, जो अभी आपने पढ़ा, तो क्या हम टाइम पीरियड भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। टी की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं? 2π/ω, और हम लोगों ने ओमेगा आइडेंटिफाई कर लिया, दैट वाज 5, तो ये बनेगा 2π/5 दीज मैनी सेकेंड्स। इसका मतलब है कि इसको एक कंप्लीट राउंड करने में 2π/5 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, वो पर सेकेंड में आता है। तो लेट से यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछा है तो f को बोलेंगे 1/t होता है, तो ये 5/2π हो जाएगा। इसका यूनिट क्या देंगे? वो देंगे सेकेंड इनवर्स 1/सेकेंड, और इसको हम हर्ट्ज़ भी बोलते हैं, Hz। सो इस तरह से हर्ट्ज़ में या फिर 1/सेकेंड पर सेकेंड में इसको आंसर कर सकते हैं। फाइन। सो दिस आप पाओगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस काफ़ी सिंपल रहते हैं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और हम लोगों ने जो रूल सेट कर लिए, फॉर्मुलेशन कर लिया, उन्हीं फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सो दिस वाज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वीडियो में आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डील करेंगे। ओके, थैंक यू।